स्टूडेंट, इसी वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जो आनुवांशिक विकार है मेंडेलियन विकारों में दूसरा जो आनुवांशिक विकार है जिसका नाम है वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। जो भी स्टूडेंट अपने चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है देखिए। तो ये जिस तरह से हीमोफीलिया हमने पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम वर्णांधता भी उसी प्रकार की वंशागति दिखाने वाला एक आनुवांशिक रोग है, एक मेंडेलियन विकार है। तो देखिए यह भी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। मतलब इस बात को समझे, लिंग संलग्न का मतलब है ये लिंग गुणसूत्र से संबंधित है और अप्रभावी जीन के कारण होता है। तो बिल्कुल जो हीमोफीलिया हो रहा था वैसा का वैसा ये है। इसका ये अप्रभावी जीन के कारण होता है जो एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। जैसे हीमोफीलिया में होता है, सेम टू सेम इसमें भी जो जीन होती है वो एक्स गुणसूत्र पर होती है और अप्रभावी जीन के कारण होता है। अर्थात अप्रभावी एक्स संलग्न जीन के कारण, रेसेसिव एक्स लिंक्ड जीन के कारण वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो इसकी सीधी सी बात है कि एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार होता है, अप्रभावी जीन के कारण होता है। ये जो जीन होती है वो एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है और वो जीन होती है वो प्रभावी न होकर अप्रभावी होती है। यह विकार एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित कुछ जीनों में हुए उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो आनुवांशिक विकार होते हैं उनका प्रमुख कारण उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है। अब ये इसमें होता क्या है देखो, अपन ये पढ़ेंगे। देखिए हमारे जो आंखें होती है उसमें रेटिना होती है, तीसरी जो अंदर की परत है जिसको दृष्टिपटल भी अपन कह रहे हैं। उसमें शंकु होते हैं, कोण होते हैं, शंकु पाए जाते हैं, यानी शलाकाएं और शंकु होते हैं। तो जो शंकु होते हैं वो क्या करते हैं, हमें रंगों का ज्ञान करवाते हैं। जैसे हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, जितने भी अपन आंखों से रंग देखते हैं उन रंगों का ज्ञान कौन करवाते हैं, हमारी रेटिना के अंदर जो शंकु पाए जाते हैं वो इसका ज्ञान करवाते हैं। अब इससे संबंधित जीन में उत्परिवर्तन से जब इन शंकुओं को बनाने वाले जो जीन होती है उसमें अगर कोई बदलाव आ गया तो उसमें उत्परिवर्तन के कारण लाल यानी रेड और हरे रंग का ज्ञान करवाने वाले शंकुओं का निर्माण त्रुटिपूर्ण होने से व्यक्ति हरे व लाल रंग में विभिन्नता नहीं कर पाता है। तो अगर शंकु बनाने वाले इस जीन में कोई उत्परिवर्तन हो जाता है तो होता क्या है कि जो लाल और हरा रंग का ज्ञान करवाने वाले जो शंकु है उनका निर्माण त्रुटिपूर्ण हो जाता है, यानी उनका निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो जो व्यक्ति है वो हरे और लाल रंग में भिन्नता नहीं कर पाता है। अगर उसको लाल और हरा रंग दोनों एक जगह देंगे तो वो ये नहीं बता पाएगा कि ये लाल रंग है या हरा रंग है। तो इसे अपन बोल रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। तो ये जब अपन बेल्ट की नौकरी या पुलिस या फौज की नौकरी के लिए जब जाते हैं तो ये टेस्ट है वो बिल्कुल नेसेसरी होता है। तो ये एक आनुवांशिक डिजीज़ होती है। देखिए लगभग 8% पुरुषों में और मात्र 0.04 महिलाओं में प्रतिशत में ये विकार पाया जाता है। यानी पुरुषों में तो ज़्यादा होता है जबकि महिलाओं में बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है कि वर्णांधता के जीन का एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाया जाना, ये इसका प्रमुख कारण है। क्योंकि नर में तो एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, इसलिए अगर वो है तो उस पर मिल जाएगा, जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं तो एक पर अप्रभावी तो दूसरे पर प्रभावी मिल जाएगा। तो महिलाओं में रोग कम होता है, नर में ज़्यादा होता है और उसका कारण है एक्स लिंग गुणसूत्र पर इसका जो जीन है वो उसका उपस्थित हो जाना। देखिए नर पुरुष में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, अतः वर्णांधता के एक अप्रभावी जीन की उपस्थिति से ही नर रोगी हो जाते हैं। नर कभी भी वाहक नहीं होते हैं, नर कभी वाहक नहीं होंगे, रोगी होंगे, क्योंकि एक्स वाई होता है नर और इस पर स्मॉल सी से दिखाएंगे अपन, स्मॉल सी से। तो ये एक रोगी नर का इसका जीनोटाइप हो गया। महिलाओं में चूंकि 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं अतः एक गुणसूत्र पर वर्णांधता का अप्रभावी जीन उपस्थित होता है। एक पर अप्रभावी जीन उपस्थित हो गया तो दूसरे एक्स गुणसूत्र पर इसका प्रभावी जीन सामान्य जीन उपस्थित रहता है। कहने का मतलब है एक एक्स और एक एक्स, इस पर अगर स्मॉल सी है
तो दूसरे पर कैपिटल सी उपस्थित होता है। तो जब प्रभावी कारक उपस्थित है तो ये इस अप्रभावी जीन के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता है। तो ऐसी महिलाओं में क्या होगा, जिसके कारण प्रभावी जीन अप्रभावी जीन के प्रभाव को रोक देता है, ऐसी महिलाएं रोगी नहीं होती है, लेकिन अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण वाहक का कार्य करती है। अब ये महिला रोगी तो नहीं होगी क्योंकि अप्रभावी जीन का लक्षण प्रकट नहीं होगा, लेकिन चूँकि ये जीन इसमें बना हुआ है इसलिए ये आगे की पीढ़ियों में ये वाहक का काम करेगी, कलर ब्लाइंडनेस अपने पुत्रों को ये दे देगी। अर्थात महिलाएं विषम युग्मजीय अवस्था यानी जब इस अवस्था में होती है ना XX कैपिटल सी और स्मॉल सी, तब ये वाहक का कार्य करती है। ये विषम युग्मजीय अवस्था में वाहक का कार्य करती है। अब ये रोगी कब होगी, उसी तरह से हीमोफीलिया में महिलाएं वर्णांधता रोगी तभी होगी जब दोनों X गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित हो, अर्थात समयुग्मजीय अवस्था में, यानी XX पर दोनों स्मॉल जीन उपस्थित हो, लेटर वाली यानी अप्रभावी जीन उपस्थित हो, तभी महिला वर्णांधता रोगी हो सकती है, और ये बहुत कम देखने को मिलता है। अब अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरह से वर्णांधता की वंशागति होती है। तो जिस तरह से हीमोफीलिया की वंशागति होती है, ठीक सेम टू सेम उसी तरह से इसकी वंशागति होती है। जैसे अपन ले लेते हैं सामान्य मादा और वर्णांध नर के विवाह होने पर संतति में वंशागति किस तरह होती है कि एक सामान्य महिला है और एक वर्णांध नर है, उसका विवाह हो जाता है, तो उसके संतति में किस तरह से कलर ब्लाइंडनेस जाएगा। तो कलर ब्लाइंडनेस जब जाएगा तो देखिए सामान्य मादा को अपन लिखेंगे XX यानी कैपिटल C से लिख रहे हैं इसको अपन, और वर्णांध नर को लिख रहे हैं XY स्मॉल c से, छोटा वाले C से लिख रहे हैं। अब इसके अपन युग्मक बना लेते हैं, इसके दो युग्मक इसके दो युग्मक, जब क्रॉस करवाते हैं तो ये स्थिति आती है XX कैपिटल C स्मॉल c, यहाँ पर कैपिटल C और C। तो इस स्थिति में देखिए वो वाहक मादा होगी क्योंकि स्मॉल c है, ये नर सामान्य होगा क्योंकि कैपिटल C है, ये वाहक मादा होगी क्योंकि स्मॉल c है इसमें, ये सामान्य नर होगा क्योंकि कैपिटल C है, स्मॉल c नहीं है। केवल स्मॉल c यानी अप्रभावी जीन ही रोग फैलाएगा, बाकी रोग नहीं फैला सकता। तो यहाँ पर महिला वाहक क्यों है, क्योंकि कैपिटल C के साथ स्मॉल c है, तो स्मॉल की कैपिटल C स्मॉल c यानी प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता है। तो निष्कर्ष क्या निकला, इससे ये निकला कि 50% संतति, इसमें 50% संतति देख लें अपन, 100 मान लो टोटल को, जैसे टोटल को 100 मान लेते हैं अपन, तो 50% संतति तो वाहक होती है और 50% संतति सामान्य होती है। लेकिन अपन नर पुरुष की बात करें तो 100% नर तो सामान्य है, 100% नर तो क्या है सामान्य, और 100% मादाएं क्या है वाहक का काम करती है। अब दूसरा उदाहरण देख लें इसका ही, कि एक वाहक मादा हो और सामान्य नर में विवाह होने पर संतति में कलर ब्लाइंडनेस की या वर्णांधता की वंशागति किस तरह से होती है। तो देखिए वाहक मादा और सामान्य नर, वाहक मादा को किस तरह लिखेंगे अपन, वाहक को मतलब एक पर तो कैपिटल C और दूसरे पर स्मॉल c, ये वाहक का काम करेगी, और सामान्य नर को कैसे लिखेंगे XY और कैपिटल C। अब अपन इसके युग्मक बना लेते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि वाहक मादा हो तब तो एक पर कैपिटल C दूसरे पर स्मॉल c, सामान्य नर हो तो कैपिटल C लगा देना है, और अगर रोगी नर है तो स्मॉल c लगा देना है, और बाकी अपन को युग्मक बना के क्रॉस करवा देना है, तो आपका उत्तर आपके आ जाएगा। तो ये अपन जैसे क्रॉस करवाते हैं युग्मक बना के, तो यहाँ पर आता है सामान्य मादा क्योंकि इस पर दोनों कैपिटल है, यहाँ पर ये नर है, ये सामान्य क्योंकि कैपिटल है, ये मादा वाहक है क्योंकि स्मॉल c है कैपिटल के साथ, और ये नर रोगी है क्योंकि स्मॉल c है यहाँ पर। तो निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष अपन देखते हैं। तो देखो 50% संतति तो सामान्य है और 25% संतति ये वाहक है, चार में से एक वाहक है यानी 25% हो गई, और 4 में से एक रोगी है यानी 25% संतति रोगी है। अब नर मादा के संदर्भ में अपन बात करें, क्योंकि 2 तरह के उत्तर आते हैं परीक्षाओं में, नेट की परीक्षा में। यहाँ पर अपन देखें नर को 100 मान लें तो 50% नर सामान्य है और 50% नर रोगी है, 50% मादा सामान्य है और 50% मादा वाहक का काम करती है। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब इसका एक तीसरा उदाहरण और देख लेते हैं कि ये इसका उदाहरण है तीसरा, वाहक मादा व रोगी नर के विवाह पर वर्णांधता की वंशागति कैसे होती है। तो वाहक मादा को कैसे लिखेंगे, जैसे आपको बताया वाहक मादा में एक पर आपको स्मॉल c लगा देना है और दूसरे पर कैपिटल C लगा देना है।
तो कैपिटल सी इसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा, तो ये वहाँ का काम करेगी। रोगी नर होगा, इसका मतलब है इस पर स्मॉल सी उपस्थित होगा और ये नर रोगी होगा। अब यहाँ पर अपन युग्मक बना लेते हैं, इसके भी दो और इसके भी दो, और क्रॉस करवा देते हैं। तो स्थिति ये आती है कि ये मादा वाहक है क्योंकि इस पर कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी है। ये नर सामान्य है क्योंकि कैपिटल सी है। ये रोगी मादा है क्योंकि स्मॉल सी है। और ये नर रोगी है क्योंकि इस पर स्मॉल सी है। तो यहाँ पर मादा देखो रोगी आ रही है और एक नर रोगी आ रहा है। तो हमें इसका क्या निष्कर्ष निकलता है इस क्रॉस से कि 50% संतति तो रोगी है। देखो 4 में से 2 यानी टोटल 100 मान लें इसको, तो 2 यानी 50% संतति तो रोगी है। 25% संतति है वो वाहक है, और 4 में से 1 यानी 25% संतति सामान्य है। और अब नर और मादा की बात करें तो अपन किस तरह से बात कर सकते हैं कि मादा देखो एक तो वाहक है और एक रोगी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 50% मादा वाहक होती है, 50% मादा रोगी होती है, और एक नर सामान्य है और एक नर रोगी है। तो हम ये कह देंगे 50% नर सामान्य है और 50% नर रोगी होता है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकल जाएगा इससे। और चौथा उदाहरण देख लेते हैं अपन, वर्णांध या रंगाद मादा। देखो कई बार इसमें रंगाद भी लिखा होता है और वर्णांध भी लिखा होता है, तो उसका मतलब कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता होता है। तो एक वर्णाद या रंगाद मादा यानी रोगी मादा और सामान्य नर के विवाह पर वर्णांधता की वंशागति कैसे होती है। तो वर्णांध या रोगी मादा और सामान्य नर ले रहे हैं। तो रोगी मादा या वर्णांध मादा को कब होगी, जब दोनों एक्स पर स्मॉल सी उपस्थित होगा यानी कलर ब्लाइंडनेस का जीन। और सामान्य नर कब होगा, जब कैपिटल सी उपस्थिति होगा, स्मॉल सी नहीं होगा। अब इसके अपन 2 नर में ये युग्मक बना लेंगे, दो और फिर क्रॉस करवाएंगे। तो ये स्थिति आएगी कि इधर वाहक मादा है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल के साथ स्मॉल सी है। ये रोगी नर है क्योंकि इसमें स्मॉल सी है तो रोग हो जाएगा। इसमें कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी है तो ये मादा वाहक होगी, और ये नर भी रोगी होगा क्योंकि इसमें भी स्मॉल सी प्रेजेंट है। तो इन चारों में से 100 मान लेते हैं अपन। इसको निष्कर्ष क्या निकलता है कि देखो ये 2 तो वाहक है और 2 रोगी है, यानी 50% संतति तो वाहक है और 50% संतति रोगी है। अब नर मादा या पुत्र पुत्रियों की बात कर लेते हैं। तो देखो जितने भी नर है 1 और 2, ये दोनों नर रोगी हैं और दोनों मादा वाहक है। तो हम कह देंगे कि 100% मादाएँ वाहक हैं और 100% जो नर है वो रोगी हैं। तो इस तरह से निष्कर्ष निकल गया इसमें। और लास्ट इसका एक जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो देख लेते हैं कि किस तरह से कि वर्णांध या रोगी मादा हो और वर्णांध या रोगी नर हो, यानी दोनों ही रोगी हों, तब वर्णांधता की वंशागति कैसे होगी उसके बच्चों में। तो देखिए वर्णांध मादा को किस तरह प्रेजेंट करेंगे अपन, कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी, दोनों से स्मॉल सी से कर देंगे क्योंकि वर्णांध मादा है, और वर्णांध नर को कर देंगे अपन XY स्मॉल सी से। तो दोनों रोगी हैं। तो यहाँ पर अपन जीन बना लेते हैं और जीन बना के यानी इसका युग्मक बना लेते हैं और फिर इसका जीनोटाइप बना लेंगे क्रॉस करवा के। तो यहाँ पर देखिए ये मादा भी रोगी होगी, ये नर रोगी होगा क्योंकि स्मॉल सी है, ये मादा रोगी होगी क्योंकि दोनों पर स्मॉल सी है, और ये नर भी रोगी होगा यानी स्मॉल सी है। तो सब रोगी हैं। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि 100% संतति रोगी होगी। और अगर अपन नर और मादा अलग अलग देखें तो 100% नर रोगी होंगे और 100% मादाएँ भी रोगी होगी। तो इस तरह से हमने आज वर्णांधता की वंशागति, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये नीट के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको एक सिंपल सा एक तरीका बताया है कि वह क्या जब रोगी हो तो स्मॉल से प्रेजेंट कर देना है, बाकी वो आपको कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करके जीन बना के देख लेने हैं, तो आराम से आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हमें अलग से जो विकार है फिनाइल कीटोन यूरिया और उससे जो बच गए उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। थैंक यू।